हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग लैब्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी द होम कमिंग की। दोस्तों, ये स्टोरी है एक 14 साल के बच्चे फटीक की, जो अपने गांव से शहर जाता है और उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है, इस पर ये पूरी शॉर्ट स्टोरी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों, स्टोरी को शुरू करने से पहले हम शॉर्ट स्टोरी के राइटर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ 7th of May 1861 में हुआ था और उनकी डेथ 7th of August 1941 में हुई थी। दोस्तों, वो एक जीनियस थे। लिटरेचर में, म्यूजिक में, आर्ट में और भी कई सारी चीजों में उन्होंने हमें इंस्पायर किया है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली लिटरेचर को रीशेप किया और कॉलिक्वल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला उनकी बुक गीतांजलि के लिए, और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने जिसने नोबेल प्राइज जीता। रविंद्रनाथ टैगोर जी को बेड ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। दोस्तों, अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की ग्रेटनेस के बारे में बात करें तो ये वीडियो एंड ही नहीं होगा। तो चलिए हम उनकी शॉर्ट स्टोरी द होम कमिंग के कैरेक्टर्स को देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट कैरेक्टर है फटीक चक्रवर्ती। दोस्तों, ये 14 साल का लड़का है और बहुत शरारती है। दोस्तों, इस पूरी शॉर्ट स्टोरी का यही मेन कैरेक्टर है। सेकेंड कैरेक्टर है माखन। माखन फटीक का छोटा भाई है। थर्ड कैरेक्टर है माँ। दोस्तों, ये फटीक की माँ है जो विडो है। उनके पति जब फटीक छोटा था तभी मर गए थे और अब उनके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उन पर थी। फोर्थ कैरेक्टर है विशंबर। दोस्तों, विशंबर माँ का भाई है और फटीक का मामा है। दोस्तों, फिफ्थ कैरेक्टर है मामी, जो विशंबर की वाइफ है और फटीक की मामी है। तो चलिए अब इस शॉर्ट स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी एक नॉस्टैल्जिक मास्टरपीस है जो चाइल्डहुड, होम सिकनेस और फैमिली डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करती है। ये स्टोरी शुरू होती है फटीक से। फटीक एक 14 साल का लड़का है जो अपने गांव के बच्चों का लीडर है और वो सबको मिसचीफ यानी कि बदमाशी में इन्वॉल्व कर लेता है और हमेशा शरारत करते रहता है। दोस्तों, एक बार फटीक और उसके सारे दोस्त गांव के नदी के किनारे खड़े होकर खेल रहे थे। तभी फटीक के दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि चलो नदी के किनारे मड फ्लैट पे एक भारी लकड़ी पड़ी है जो बोट के मस्ट बनाने के काम आती है। दोस्तों, मड फ्लैट का मतलब होता है वो गीली मिट्टी का एरिया जहां पानी उतर जाता है। दोस्तों, फटीक सोचता है कि चलो इस भारी लकड़ी को हिलाते हैं और रोल करके पानी में गिरा देंगे। इस लकड़ी का मालिक सरप्राइज हो जाएगा। जब वो गुस्सा होगा तब हम सब नाचेंगे, सबको बहुत मजा आएगा। वो ये आइडिया अपने सारे दोस्तों को शेयर करता है। सबको मजा आ जाता है, सब के सब मान जाते हैं और जैसे ही वो सब मिलकर उस लकड़ी को रोल करने जाते हैं तभी वहां फटीक का छोटा भाई माखन आ जाता है और उसी लकड़ी पर बैठ जाता है जिसे वो सब मिलकर गिराने वाले थे। वहां खड़े सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। उन सब में से एक लड़का माखन को ढकेल कर कहता है कि उठ जा, लेकिन माखन वहां से नहीं हिलता। फटीक गुस्से में उसे फिर से बोलता है कि माखन यहाँ से हट जा, नहीं तो मैं तुझे पीटूंगा। ये भी सुन के माखन नहीं उठता, जैसे ये बात उसकी इज्जत की हो। और अब फटीक को भी अपनी लीडर वाली इज्जत बचानी थी, तो उसने अपने सारे दोस्तों को कहा कि इस लकड़ी के साथ माखन को भी रोल करके पानी में गिरा दो। ये सुनते ही माखन लकड़ी को और जोर से पकड़कर बैठ गया, लेकिन तभी सब झुंड बनाकर आए और उस लकड़ी के साथ माखन को पानी में गिरा दिया।
दोस्तों सब खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, वहां पे नाचने लगते हैं, लेकिन फटीक थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि माखन अब क्या करेगा। माखन उसी समय पानी से उठ जाता है और दौड़कर फटीक पर अटैक कर देता है, उसे नाखून से मारता है और रोते हुए घर चले जाता है। दोस्तों फटीक उठकर अपने चेहरे को साफ करता है और उसके सारे दोस्त ये देखते ही भागने लगते हैं। फटीक वहीं पर बैठकर घास का टुकड़ा चबाने लगता है। तभी वहां बोट आकर रुकती है। उसमें से एक मिडिल एज्ड आदमी उतरता है जिसके ग्रे बाल और डार्क मूंछ थी। वो फटीक से पूछता है कि यहाँ चक्रवर्ती का घर कहाँ है। फटीक घास चबाते हुए कहता है कि वहां पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो फिर से फटीक से पूछता है कि चक्रवर्ती का घर कहाँ है, लेकिन फिर से फटीक वैसे ही कहता है कि वहां पर है। उस स्ट्रेंजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो वहां से चले जाता है। तभी फटीक के घर से उसका सर्वेंट आता है और फटीक को कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। फटीक जाने से मना कर देता है तो वो सर्वेंट फटीक को खींचकर उसके घर ले जाता है। जब फटीक घर में आता है उसकी माँ गुस्से में उसका इंतजार करते रहती है। दोस्तों जैसे ही वो फटीक को देखती है उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो तुरंत गुस्से से कहती है कि क्या तुमने माखन को मारा। तो फटीक आंसर देता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा, उन सारे लड़कों ने उसे गिरा दिया। माँ कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने ही मारा है। तभी वो रो रहा है। फटीक कहता है कि माखन से पूछ लो, मैंने उसे नहीं मारा। माँ माखन से पूछती है तो माखन झूठ बोल देता है कि हाँ फटीक ने मारा। ये सुनते ही फटीक को गुस्सा आ जाता है और वो माखन को मारने लगता है। वो कहता है कि झूठ मत बोल माखन, मैंने तुझे कब मारा। दोस्तों इस पर भी माँ माखन का ही साइड लेती है और फटीक को खींचकर एक झापड़ मारती है। तभी वहां वो स्ट्रेंजर जो फटीक से रास्ता पूछ रहा था वहां पर आ जाता है। उसी टाइम फटीक अपनी माँ को धक्का दे देता है। तभी माँ चीख कर बोलती है कि क्या तुम इतने बदमाश हो गए हो कि अपनी माँ को भी गिरा दोगे। उसी समय माँ की नजर उस स्ट्रेंजर पर पड़ती है जिसके ग्रे बाल और बड़ी मूंछ थी। माँ का गुस्सा तुरंत हैरानी में बदल जाता है क्योंकि वो अपने भाई को पहचान लेती है और बोलती है, अरे दादा तुम कब आए। ये कहते हुए वो झुककर अपने भाई के पैर छूती है। दोस्तों जब फटीक की माँ की शादी हुई थी उसके थोड़े टाइम बाद ही उनका भाई घर से बॉम्बे चले गया था बिजनेस करने के लिए। दोस्तों जब वो बॉम्बे में था तब उसकी बहन के पति मर गए थे, यानी फटीक के पापा उसी टाइम मर गए थे। विशंबर अभी अभी कलकत्ता वापस आया था और सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछताछ करके उसके घर आ गया। अगले कुछ दिन तक विशंबर अपनी बहन के साथ ही रहता है। पूरे घर में बहुत उत्साह और खुशी का माहौल था क्योंकि दोनों भाई बहन बहुत दिन के बाद मिले थे। विशंबर ने दोनों लड़कों के पढ़ाई के बारे में पूछा तो माँ ने बताया कि फटीक हमेशा परेशान करते रहता है, वो कभी बात नहीं मानता, वो बहुत शरारती है, पढ़ाई लिखाई में भी उसका कुछ मन नहीं है। लेकिन माखन बहुत अच्छा है, बिल्कुल शांत, सीधा और पढ़ाई करने वाला है। तभी विशंबर प्यार से पूछता है कि क्या वो फटीक को अपने साथ कलकत्ता ले जाकर अपने बच्चों के साथ पढ़ा सकता है। माँ तुरंत मान जाती है। जब विशंबर फटीक से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कलकत्ता चलेगा तो वो भी खुशी खुशी मान जाता है। अब उसे कलकत्ता जाने का इंतजार भी मुश्किल लग रहा था, वो तुरंत वहां पहुंचना चाहता था। दोस्तों फटीक के जाने से माँ को बहुत राहत मिलती क्योंकि माँ हमेशा डरते रहती थी कि कहीं फटीक माखन को नदी में डुबा ना दे या किसी लड़ाई में उसका सर ना फोड़ दे। पर वो तो माँ थी, उसके मन में भी फटीक के लिए चिंता हुई और उसने सोचा
कि फटीक इतना जल्दी क्यों मान गया यहाँ से जाने के लिए। फटीक बार बार अपने मामा विशंबर से यही पूछता था कि हम कब जाएंगे। वो पूरे दिन उत्साह और बेचैनी में रहता था। उसने जाने से पहले अपनी फिशिंग रॉड, बड़ी पतंग, कंचे और भी कई सारे खिलौने माखन को दे दिए थे, वो भी हमेशा के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने भाई से भी प्यार करता था। दोस्तों, अगले दिन वो लोग कलकत्ता के लिए निकल गए। जब वो कलकत्ता पहुंचा, फटीक पहली बार अपनी मामी से मिला। दोस्तों, उसकी मामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके मन में ये आया कि घर में एक और लड़का आ गया। उसे लगता था कि उसके अपने 3 बच्चे को संभालना ही बहुत मुश्किल है। ऊपर से एक गांव का गंवार लड़का घर में आ गया। उसे ये बहुत परेशानी लगने लगी थी। दोस्तों, फटीक की मामी की सोच थी कि दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी 14 साल का लड़का होता है, क्योंकि वो ना देखने में प्यारा लगता है और ना बोलने में। वो काम के बीच में रुकावट बनता रहता है। अगर वो बच्चे की तरह बोले तो लोग उसे बच्चा बोलते हैं, और अगर बड़ा बनकर बोले तो लोग उसे बदतमीज बोलते हैं। ये उम्र ऐसी ही होती है, क्योंकि ये उम्र ग्रो करने की होती है। इस उम्र में बच्चा ग्रो करता है। ये उम्र बहुत नाजुक होती है। इसी उम्र में उन बच्चों को प्यार और सम्मान चाहिए होता है। अगर हम उन्हें प्यार और सम्मान दें तो वो उनके पूरे वफादार हो जाते हैं। लेकिन लोग खुलकर प्यार नहीं दिखाते कि कहीं वो बिगड़ न जाए। दोस्तों, किसी के लिए भी अपना घर ही स्वर्ग होता है, चाहे वो कैसा भी हो। पर अजनबी लोगों के घर में रहना उसके लिए लगभग सजा होता है। फटीक के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अपने मामी के घर में एक नापसंदीदा मेहमान था। उसकी मामी उसे नापसंद करती थी और मौका मिलने पर उसे नीचा दिखाती रहती थी। मामी उससे कोई काम देती तो वो खुश हो जाता और हद से ज्यादा कर देता और फिर से डांट खाता। मामी के घर का बेपरवाह भरा माहौल फटीक को एकदम दबा देता कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। दोस्तों, फटीक को अपने गांव के जैसे खुले खेत और खुली हवा में जाना था, पर कलकत्ता के इस शहर में ऐसा कोई इलाका ही नहीं था जहां वो जा सके। ये इलाका सिर्फ दीवारों से ही घिरा हुआ था। वो हमेशा सपने में अपने गांव को याद करता रहता था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाता रहता, नदी में खेलता था। उसे अपनी माँ याद आती थी। वो दिन रात उसके मन में रहती थी। कोई भी उसके इस दर्द को नहीं समझता था, लेकिन ये यादें उसके दिमाग में हमेशा रहती थी। स्कूल में भी फटीक बहुत कमजोर था। जब टीचर उससे सवाल पूछते, वो बस मुंह खोलकर उन्हें देखता रहता और चुपचाप टीचर्स की मार खाता रहता था। जब दूसरे लड़के खेलते रहते, वो बस खिड़की के पास उदास खड़ा रहता। एक दिन हिम्मत जोड़कर उसने अपने मामा से पूछा कि वो घर कब जा सकता है। तो मामा ने उसे कहा कि छुट्टियों का इंतजार करो। लेकिन छुट्टियां तो अभी बहुत दूर थी, वो नवंबर में आनी थी। दोस्तों, एक दिन फटीक ने अपनी पढ़ाई की किताब खो दी। वो किताब के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो अब तो किताब ही नहीं थी। अब वो क्या पढ़ता। दोस्तों, रोज टीचर उसे बिना दया किए मारते रहते। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसके कजिन्स भी अब उसे अपना नहीं कहते थे। वो भी सबके साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, फटीक बहुत डरते हुए अपनी मामी के पास गया और उनसे बताया कि उसकी किताब खो गई है। मामी ने बहुत नफरत से उसे देखा और कहा, तुम बड़े गवार हो। मैं अपने परिवार के खर्च के साथ तुम्हारे लिए नई किताब कैसे खरीदूं? निकल जाओ यहाँ से। दोस्तों, उसी दिन स्कूल से लौटते वक्त फटीक को तेज सिर दर्द हुआ। वो कांपने लगा। उसको लगा कि उसे मलेरिया बुखार आने वाला है। दोस्तों, फटीक को ये डर नहीं था कि वो बीमार पड़ जाएगा। उसको ये डर था कि अब वो अपने मामा मामी पर और बड़ा बोझ बन जाएगा। अगली सुबह फटीक किसी को दिखाई नहीं दिया। आसपास सभी जगह ढूंढा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, पूरी रात बारिश होती रही, पर उसका पता ही नहीं चला।
जो भी लोग उसे ढूंढने निकले थे सब पूरे के पूरे भीग गए थे। दोस्तों फिर विशंबर ने पुलिस की मदद ली। दोस्तों दिन के आखिर में पुलिस की गाड़ी घर पर आई। तब भी बारिश ही हो रही थी और सड़कें पानी से भरी हुई थी। दो पुलिस वाले फटीक को लेकर आए और विशंबर के सामने रख दिया। वो सिर से पैर तक भीगा हुआ था। बुखार से उसका चेहरा और आंखें लाल थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। विशंबर ये देखते ही जोर से हिल गया। वो पूरी तरह शॉक हो गया। वो तुरंत फटीक को उठाकर अंदर लाया। तभी मामी उसे देखकर चीख कर बोली कि इसे कहां से उठाकर लाए। विशंबर ने बोला कि ये अपनी माँ के पास जाने की कोशिश कर रहा था। मामी और नफरत से बोली कि ये क्या मुसीबत है, अब इसे बुखार होगा तो देखभाल भी हमें ही करनी होगी। लेकिन विशंबर अच्छा था, उसे फटीक पर दया आई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि बुखार बहुत तेज है। फटीक बेहोशी और बुखार के नशे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वो कह रहा था कि माँ मुझे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ। वो बस माँ माँ कह रहा था। बुखार कम नहीं हो रहा था। अगले दिन भी बुखार तेज था। विशंबर ने गांव संदेश भेजकर फटीक की माँ को बुला लिया। शाम तक माँ भी आ गई। वो रोते हुए कमरे में दौड़ते हुए आई और अपने बेटे फटीक को गले लगाने लगी। तभी डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी वो बहुत कमजोर है, उसे मत हिलाओ। फटीक ने धीरे से आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला कि माँ क्या छुट्टियां आ गईं? और वो फिर दोबारा कभी नहीं बोला, क्योंकि यहीं पर फटीक की डेथ हो गई। उसकी छुट्टियां उसके लिए हमेशा के लिए आ गईं। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस पूरे शॉर्ट स्टोरी का नाम होम कमिंग रखा है। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में रविंद्रनाथ टैगोर जी बताते हैं कि हर शरारती बच्चा बुरा नहीं होता, हर बच्चे में शरारत होती है। बच्चे को प्यार की, अपनेपन की, समाज की चाह होती है। दोस्तों अगर फटीक को थोड़ा और प्यार और थोड़ा सम्मान मिलता तो शायद इस स्टोरी का एंड इतना सैड और पेनफुल नहीं होता। तो दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस पूरी शॉर्ट स्टोरी में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।